हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 2012 के जीडीसी ज्योग्राफी का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें हमने 90 प्रश्नों तक देख लिया है, जिसमें हमने आपको 3 भाग में उपलब्ध करा दिया है। ये चौथा भाग है जिसमें हम 91 से लेकर 120 प्रश्नों तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 91 प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश या हिमालय प्रदेश, बी है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, सी है सुंदरबन प्रदेश और डी है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सुंदरबन प्रदेश, जो आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट में सम्मिलित नहीं है। ठीक दोस्तों, जबकि आपका हिमालय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश और पश्चिम घाट ये आपके सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 92 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अधिकांश भूआकृतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होती हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। सही है। कारण कह रहा है दोस्तों, अंततः गुरुत्वाकर्षण एक भूआकृतिक प्रक्रिया है। ये भी सही है, उसकी और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक दोस्तों, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, व्याख्या नहीं कर, दोनों मगर सही है। ठीक है, दोनों सही है, मगर जो कारण है ये की व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, 93 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 93 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है? अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, बी है अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, सी कह रहा है अंतः सागरीय कटकों का निर्माण और डी कह रहा है सागर नितल का प्रसरण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेटों का क्षेपण। दोस्तों, अगर आप सारी प्लेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से धरातल में एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है, या कह सकते हैं दरार का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण भूपटल पर जो लावा होता है वह आने लगता है और उसके बाद प्लेटें को दोनों साइड में लावा का निक्षेप होने लगता है, जिसके कारण नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अटलांटिक महासागर का जो मध्य बेसिन है, उसको देखते हैं, क्योंकि वहाँ अटलांटिक महासागर में इस तरह की क्रियाएं देखने को मिलती है। 94 प्रश्न देखते हैं। 94 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है। ऑप्शन ए टुंड्रा जलवायु की, ऑप्शन बी है टेंगा जलवायु की, ऑप्शन सी है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु की और ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय जलवायु की। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय जलवायु की है, मगर आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वो ए माना है। ठीक दोस्तों, टुंड्रा जलवायु को, जबकि यह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। आप सविंदर सिंह के बायोज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, वहाँ पे इस प्रश्न का हूबहू आंसर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग के द्वारा प्रश्नों का उत्तर गलत जारी किया गया था, और जो यूथ कंपटीशन के जो प्रकाशन के जो लोग हैं उन्होंने भी वही उत्तर दे दिया है, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया है। तो दोस्तों, आप अच्छे बुकों को जब पढ़ेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारी YouTube चैनल RK Geo World 0 अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से हम प्रश्नों को करेक्शन कराते रहेंगे, आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक दोस्तों, 95 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 95 प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक सावाना जलवायु है? सावाना जलवायु की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है AM जलवायु, AM जलवायु दोस्तों उत्तम मानसूनी जलवायु, बी है AW, यही आपका सामान्य जलवायु है दोस्तों, और AF कह रहा है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, और डी कह रहा है VWH, ये आपका उष्णमंडलीय जलवायु के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है AW जहाँ भी आएगा वो सामान्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। 96 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक एल नीनो प्रभाव नहीं है? भारत में सूखा, ये तो है। इंडोनेशिया में सूखा, ये भी है। पेरू तट पर भारी वर्षा, ये भी है। और इंडोनेशिया में बाढ़, ये नहीं है दोस्तों। इंडोनेशिया में बाढ़ नहीं आता, इंडोनेशिया में सूखा पड़ता है और अत्यधिक सूखा के कारण इंडोनेशिया के जंगलों में आग लग जाती है। ठीक दोस्तों, इंडोनेशिया के जंगलों में भारी सूखा के कारण वहाँ पे आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी आग लग जाती है और भारत भी इसके चपेट में रहता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहती है और भारत के जंगलों में भी कभी कभी आग लग जाती है। ठीक दोस्तों, मगर वही पेरू तट पे भारी वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 97 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक हिमजलीय स्थल रूप है? ऑप्शन ए है पिंगो, ऑप्शन बी है पेडिमेंट, ऑप्शन सी एस्कर और ऑप्शन डी है धस्ती निवेशिका। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एस्कर, जो हिमजलीय स्थल रूप के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 98 प्रश्न कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यही आपको देखना। धान में मीथेन धान के खेत से निकलता है, सही है सुमेलित। नगरीय जहरीला कोहरा सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही सुमेलित है। ठीक दोस्तों, ये भी सही सुमेलित है। सी कह रहा है कातिल झील अम्ल वर्षा, ये ठीक है। अम्ल वर्षा से झीलों का नुकसान पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, और इसलिए अम्ल वर्षा को झीलों का कातिल कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारे झील हैं जहाँ पे अम्ल वर्षा के कारण बहुत सारे झील जो मृत हो गए हैं। और डी कह रहा है साइक्लोन वेक्टर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का समूह। दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है। जो साइक्लोन वेक्टर होता है यह प्रदूषण से संबंधित होता है। प्रदूषण को, हवा में जो स्थित प्रदूषण होता है उनको फिल्टर करने का ये कार्य करता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 99 प्रश्न दोस्तों। 99 प्रश्न कह रहा है लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रदूषण स्तर के निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी है जैविकता के स्तर के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पर्यावरण आकलन के लिए, प्रभाव आकलन के लिए, और डी कह रहा है टॉर्नेडो के परिणाम के निर्धारण के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रभाव का आकलन के लिए मुख्य रूप से लियोपोल्ड मैट्रिक्स का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, जो वैज्ञानिक थे लियोपोल्ड, उन्होंने इसका विकास किया था, इसीलिए इसका जो नामकरण किया गया वो लियोपोल्ड के नाम पे ही किया गया है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 100वां प्रश्न। 100वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है? भारत के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सोलर शक्ति, ये तो है। ऑप्शन बी नाभिकीय शक्ति, दोस्तों यही आपका सही नहीं है। ठीक है, नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है। और सी कह रहा वनीकरण, ये सम्मिलित है। डी कह रहा अवशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी सही है, जबकि आपका नाभिकीय शक्ति नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 101। दोस्तों अगर बात यहाँ पर देखिए, सुमेलित करने वाला एक और संकल्पना दिया हुआ है, एक और प्रतिपादक। ऑप्शन ए है पास्थिक नीचे, ये नेस का है। ऑप्शन ए में जहाँ पे पहला आ जाएगा बी, देखिए पहले में ही ए आ गया आपका, जो बी है उसमें ए आ रहा है। गहन पास्थिकी, सॉरी आपका सॉरी दोस्तों, पास्थिकी नीचे जो है जे ग्रेनिल का है। ठीक है दोस्तों, जे ग्रेनिल का, इसका मतलब एक थर्ड देख लेते हैं, पहले ही ऑप्शन ए में ही है। और गहन पास्थिकी ये नेस का है, बी का फर्स्ट, देखिए बी का फर्स्ट आ रहा है ए में। और इथोलॉजी दोस्तों ये आपका आई जे सेंट हिलेयर का है। सी का आपका 4 देखिए दोस्तों आ रहा है। और पास्थिकी आपका ई हैकल का है दोस्तों, डी का सेकेंड, तो डी का सेकेंड। अब इसका जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक दोस्तों, 102 प्रश्न दोस्तों, ये बायोजियोग्राफी से। देखिए हमने कहा था दोस्तों कि बायोजियोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें जीडीसी में, जीआईसी में बायोजियोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हर पेपर उठा के आप देख लीजिए, बायोजियोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और इसके जितने भी हैं सब सतविंदर सिंह के बायोजियोग्राफी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए है प्रवास,
विवस्त्रीकरण, स्थापन, स्थितीकरण और प्रतिक्रिया। ये आपका बी कह रहा है विवस्त्रीकरण, अवस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। सी कह रहा है प्रतिक्रिया, अवस्थापन, प्रवास, विवस्त्रीकरण और स्थिरीकरण। डी कह रहा है विवस्त्रीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो दोस्तों इसका अगर देखा जाए तो पहले आता है विवस्त्रीकरण। पहले में कहाँ आ रहा है? दो जगह आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बी और डी में आ रहा है। उसके बाद प्रवास आता है। प्रवास किस में नहीं आ रहा है? बी में नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है। डी में देखिए प्रवास आ गया। उसके बाद अवस्थापन आता है, उसके बाद प्रतिक्रिया आता है, उसके बाद स्थिरीकरण होता है। अगर इसकी हम बात कर लें दोस्तों तो स्थिरीकरण का अर्थ होता है वनस्पति नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है जहाँ पे वहाँ पे होता है। प्रवास का अर्थ होता है बीजों का आगमन होता है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, बीजों का आगमन होता है। और अगर देखा जाए अगला जो होता है वो स्थापन, बीजों की स्थापना और पौधों का जनन होता है। और प्रतिक्रिया का अर्थ होता है विकसित पौधों के मध्य स्पर्धा और उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव होता है। और अगर देखा जाए अगला जो स्थिरीकरण होता है प्रजातीय जनसंख्या की अंतिम समस्थिति की दिशा को प्राप्त करना, ये आपका होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 103 प्रश्न 103 प्रश्न कहा रहा है तो बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न ये है। अभी तक हम ये प्रश्न को सब सिर्फ जीडीसी में ही देखे हैं दोस्तों, और जीआईसी में और कहीं नहीं देखे हमने इसको। किसने भूगोल में निम्नलिखित 2 शैक्षणिक मानदंडों की स्थापना की है? पहला है जाओ और देखो, दूसरा है देखो और सोचो। ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है WM डेविस, ऑप्शन सी है CVC फिंच और ऑप्शन डी है जोसेफ पार्च। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आयोग ने इसका ऑप्शन ए माना है, मगर इसका उत्तर ए नहीं है, बी है। MW डेविस ने इसको कहा था। ठीक है दोस्तों, जब डेविस अपना जो प्रदन चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे उसी समय जब वो अयो नदी के किनारे गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो जाओ पहले देखो उस स्थलाकृति को और देखने के बाद सोचो कि स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे किस प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है और यह प्रक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, नदी के द्वारा हुआ कि वायु के द्वारा हुआ है कि शुष्क अपर्दन क्रियाओं के द्वारा हुआ है, उसको जाके देखो। ठीक है, तो ये कहा था WM डेविस ने। दोस्तों अगर आपको साक्ष्य चाहिए तो आप हमको कमेंट करें, मैं साक्ष्य आपको जरूर भेज दूंगा। ये आपको साक्ष्य BC जाट के भौगोलिक चिंतन का विकास में आपको मिल जाएगा। जो जियोग्राफिकल जो थॉट की बुक है BC जाट की, उसमें है ये। ठीक दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाके जरूर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक दोस्तों, इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है या जो हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र करा रहे हैं आपको, उसमें हम संशोधन भी करा रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सब जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर आप यूथ कंपटीशन के जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो नेट के हो, चाहे TGT PGT हो, चाहे GIC GDC हो, अगर आप पढ़े नहीं हैं, अगर अच्छे बुकों का अध्ययन नहीं किए हैं तो आप इसी तरह से गलत प्रश्नों के गलत उत्तर पढ़ के जाएंगे और आप वही करके आएंगे, और जिसके कारण आप 1-2 प्रश्नों से आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े। हम टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, अभी तो हम प्रश्न पत्र हल करा रहे हैं, बीच बीच में हम टेस्ट सीरीज भी डालते रहेंगे, आप उसको भी देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 104 प्रश्न 104 प्रश्न जो एक संकल्पना प्रतिपादक व्यवहारिक संभववाद। तो दोस्तों व्यवहारिक संभववाद जी टेलर ने दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। और निश्चयवाद सिंपल संबंधित है। संभाव्यवाद ये आपका OH का स्पेट है, और सामाजिक डार्विनवाद आपका रेड जेल है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे देख लेते हैं, ए का थर्ड किस में आ रहा है? ए में ही आ रहा है दोस्तों, तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, ये जहाँ आपको पहले ही मिल जाए उसके नीचे कोई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वही आंसर है। एक बार हम आपको मिला के दिखा देते हैं। बी का निश्चयवाद ए, बी का फर्स्ट, देखिए बी का फर्स्ट आ रहा है, सी का आ रहा है 2 और डी का आ रहा है आपका डी
4, तो ये आपका सही सुमेलित होगा ये। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं 5वां प्रश्न, 105वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नगरीकरण के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। कारण कह रहा है भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण ह्रास नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसका जो उत्तर है वो ये आपका सही है। जो कथन है कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसका उत्तर ये सही हो गया। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 106 प्रश्न। 106 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल युगों में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है धान और कपास, बी है गेहूं और जूट, सी है धान और जूट, और डी है गेहूं और कपास। तो दोस्तों जो सही देखा जाए तो वो है धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में धान और जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे बंगाल में तो वहाँ पे धान और जूट का उत्पादन अधिक किया जाता है। ठीक दोस्तों, 107वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 107वां प्रश्न कह रहा है, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल कृषि भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक घनत्व, ऑप्शन बी है कृषि घनत्व, ऑप्शन सी है पोषण घनत्व, और ऑप्शन डी है कायिक घनत्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कायिक घनत्व कहा जाता है। ठीक दोस्तों, 108वां प्रश्न देखते हैं अब। 108वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु यह इस तथ्य की अपेक्षा करता है कि माल भाड़ा दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बढ़ती। कारण कह रहा है माल भाड़ा दरें कच्चे माल तथा उत्पादित वस्तु के समरूप नहीं होता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हम देखा जाए, कह रहा है ये ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है दोस्तों, सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें ए गलत है और आर सही, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप कह रहे कथन वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि माल भाड़ा हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों ये गलत है, बढ़ता है। ठीक दोस्तों, बढ़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया और अब जो आर है वो सही है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुछ जनजाति है और राज्य है, अनुसूचित जनजातियाँ हैं और राज्य हम देखते हैं मजहबी दोस्तों, ये आप पंजाब में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए का थर्ड देखते किस में है, डी में है। ठीक दोस्तों, यही आपका देखिए सही होगा। राजवंशी दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, राजवंशी जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बी का 4 देखते हैं, बी का देखिए दोस्तों 4 है। ठीक है, और मडिगा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सी का देखते हैं दोस्तों, सी का फर्स्ट देखिए है इसमें। और महर आपका महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। डी का ये दूसरा। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी सही आपका है, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संकल्पना प्रतिपादक शक्ति के प्राकृतिक अधिष्ठान एवं केंद्रीय दूर क्षेत्र, तो ये आप मालूम होगा हार्टलैंड की बात कर रहा है। ए का थर्ड देखते हैं। ए का थर्ड किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, ए का थर्ड। और देख लेते हैं क्षेत्रीय वृद्धि के नियम किसका है, रेड जेल का है। तो वी का फर्स्ट देख लेते हैं, देखिए वी का फर्स्ट आ गया। सी प्रशांत महासागर भू राजनीतिक, ये आपका कार्ल हाउसहोफर का है। सी, ठीक है, सी का 4 हो गया, सी का 4 देख लें, 4 आ गया। और रिमलैंड ये सब जानते हैं, स्पाइकमैन का है, तो आपका डी का दूसरा। तो दोस्तों ये जो आप इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका वी। ठीक है, 3142 ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया।
ऑप्शन ए है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, दूसरा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, तीसरा है सातवीं पंचवर्षीय योजना में और आठवां है आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, सॉरी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक दोस्तों, डी है आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी जो पहले से करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 112वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 112वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सी एक विशेषता काली मिट्टी की नहीं है? काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। कपास तथा गन्ना के लिए है, सही है, कपास इसमें गन्ना खूब होता है। बी कह रहा है लोहा मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, सही है, यह भी सही है। सी कह रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्वों की प्रचुरता होती, ये आपका दोस्तों गलत है, सी ही गलत आपका है। और डी कह रहा है शुष्क ऋतु में बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं जब इसमें नमी सूख जाती है। तो दोस्तों इसका सी उत्तर गलत है। ठीक दोस्तों, 113वां प्रश्न, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब और ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी पंजाब इसका सही उत्तर है। ठीक दोस्तों, पंजाब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 114वां प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य हैं? ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि 3 है आपका, गुजरात है, हरियाणा भी नहीं, हरियाणा भी नहीं है। ठीक दोस्तों, बी देखते हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो देखते हैं अगर दोस्तों हरियाणा इसमें नहीं है। और सी कह रहा है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों अगर देखा जाए तो सी ही आपका सही है, गुजरात भी है उभयनिष्ठ है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब में है और राजस्थान भी है। और डी कह रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं सटा हुआ है, ये आपका चाइना से सटा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक दोस्तों, 115वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये कोई ऊर्जा स्रोत है और गृह शक्ति है, मिलाने के लिए दिया है। तो तापगृह आपका इसमें कौन सा है? अगर देखा जाए तो इन्नौर है, तापगृह आपका इन्नौर है। जल विद्युत आपका सबरीगिरी है जो आपका केरल में स्थित है। और आणविक आपका काकरापारा है जो गुजरात में है। और पवन आपका मुप्पानडल, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक दोस्तों, 116वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक का फोर किस में आ रहा है दोस्तों? 2 जगह आ रहा है, बी और सी में आ रहा है। और जल विद्युत का बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? सिर्फ सी में आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। भारत के निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी है स्वर्ण रेखा और ऑप्शन डी है दामोदर। तो दोस्तों दामोदर नदी को, ऑप्शन डी दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगर वही बात करें यमुना नदी को तो हरा सूप कहा जाता है। वही अगर हम बात करें गोमती को, इसको जैविक आपदा के रूप में जाना जाता है। पेरियार की बात करें तो उसको बीमार नदी के रूप में जाना जाता है। और नोयल नदी की बात करें तो इसको मृत नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया कुछ नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों 117वां प्रश्न, विश्व के लिए बेलनाकार क्षेत्रीय मानचित्र प्रक्षेप की रचना के लिए निम्न से कौन सी एक भूमध्य रेखा की लंबाई सही है जबकि प्रदर्शक भिन्न 1:320 करोड़ है? ऑप्शन ए है 12.56 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 11.60 सेंटीमीटर और सी कह रहा है 12.46 सेंटीमीटर और डी कह रहा है दोस्तों 10.56 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ए 12.56 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 118वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? ऑप्शन ए लेपिज, ऑप्शन बी है प्लाया, ऑप्शन सी है टार्न और ऑप्शन डी है नुनाटक। अगर भूमिगत जल से संबंधित अगर देखा जाए तो दोस्तों तो लेपिज ऑप्शन ए आपका सही है। जब प्लाया आपका है शुष्क क्षेत्र से, टार्न आपका हिमालयी क्षेत्र से है और नुनाटक आपका जो है दोस्तों ये भी आपका हिमालयी क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 119वां प्रश्न। 119वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सतृण गिरिका का संबंध है। ऑप्शन ए हिमानी स्थलाकृति से, ऑप्शन बी तटीय स्थलाकृति से, ऑप्शन सी है कार्स्ट स्थलाकृति से और ऑप्शन डी है परिहिमानी स्थलाकृति से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी परिहिमानी स्थलाकृति से जो होता है आपका सतृण गिरिका संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो इस पेपर का 2012 जीडीसी ज्योग्राफी का आखिरी प्रश्न पत्र का मुख्य रूप से प्रश्न है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। 120 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने सरिता शहरीकरण की स्ट्रीम सेगमेंट विधि का प्रतिपादन किया हुआ है? ऑप्शन ए है R.E. हर्टन, ऑप्शन बी है R.L. श्रीव और ऑप्शन सी है A.N. स्ट्रालर और ऑप्शन डी है A.E. सीडगर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए R.E. हर्टन। ठीक, उन्होंने स्ट्रीम सेगमेंट विधि का प्रतिपादन किया हुआ है। इससे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये था 2012 के जीडीसी ज्योग्राफी का पेपर जो 4 भागों में कंप्लीट हो गया। ठीक दोस्तों, अगला मैं 2013 का, ठीक दोस्तों, अगला जो पेपर होगा इसके बाद का वो मैं लेकर आपके सामने जल्द उपस्थित रहूँगा संशोधित उत्तर के साथ। इसमें भी हमने 2 संशोधित उत्तर आपको दिखाएं। तो दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल से बने रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए, बेहतरीन बनाए रखिए। दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर देखिएगा। जिस तरह से जीडीसी और जीआईसी में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है, उस तरह के प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर हमारे आप यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।